नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन पर। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे आपके हाई स्कूल के केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर, जो कि है धातु, अधातु एवं उपधातु, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। काफी हद तक क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने निपटा दिया है, जो कि हम लोग बात कर चुके हैं लघुत्तरी प्रश्नों की, जो 4 मार्क्स का होता है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दीर्घोत्तरी प्रश्नों की, जो थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और वो 6 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं भाई साहब? 6 मार्क्स यानी 6 मार्क्स का होता है, 6 नंबर का होता है, ठीक है। इसलिए आप लोग पेशेंस के साथ इस लेक्चर को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मेक श्योर करिए कि आप अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठे, ताकि आप लोग जो भी कॉन्सेप्ट आए, जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, यानी कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, इनको आप नोट डाउन कर सको, ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों ने अगर अभी तक राजीव क्वेश्चन बैंक को नहीं खरीदा है, तो आप लोग मार्केट जाके राजीव क्वेश्चन बैंक को परचेज कर सकते हो, जो कि लॉन्च कर दिया गया है। नहीं तो आप लोग हमारे वेबसाइट, ठीक है, जो आपको दिया गया है वेबसाइट, इस पे जा करके आप लोग घर बैठे ऑनलाइन राजीव क्वेश्चन बैंक को आप लोग मंगवा सकते हो, ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम ना व्यर्थ करते हुए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास की, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दीर्घोत्तरी प्रश्नों की, जो 6 नंबर का होता है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहा जा रहा है कि धातुओं अधातुओं में उनके रासायनिक गुणों के आधार पर विभेद करना है। यानी कि धातु अधातु में आपको अंतर तो लिखना है, और वो अंतर जो आपने लिखना है वो अंतर होने चाहिए किसके आधार पे? रासायनिक गुण, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे आप उसको क्या करिए? डिफ्रेंशिएट करिए, यानी कि क्या करिए? उसमें डिफरेंस लाइए। आ जाइए जरा, हम लोग बात कर लेते हैं धातु और अधातु की। किसकी बात कर लेते हैं? धातु एवं अधातु की बात कर लेते हैं, उनके रासायनिक गुणों के आधार पर, ठीक है भाई साहब। अच्छा, धातु में अगर हम पहला आयन के बेसिस पे चलना चाहें, किसके आयन के बेसिस पे चलना चाहिए? अच्छा बताइए जरा, आयन रासायनिक गुण में आएगा ना? क्यों नहीं आएगा भाई साहब? क्यों आएगा ना? आयन तभी तो बनेगा जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो ये कब होता है? जब कोई रिएक्शन करेगा। और रिएक्शन कहाँ पे होती है? रासायनिक में होता है कि नहीं होता है? होता है ना रासायनिक गुण में। आपको बताया था रासायनिक गुण का मतलब होता है रिएक्शंस को सीखना, रिएक्शंस के बारे में देखना, किसके साथ वो रिएक्शन कर रहा है। और भौतिक गुण का मतलब ये होता है कि उसका रंग, रूप, आकार क्या है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है भाई साहब, अच्छी बात है। चलिए आयन की बात कर लेते हैं। तो जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? धनायनित होती हैं। कैसी होती हैं? धनायनित होती हैं। यानी कि धातुओं की टेंडेंसी ये होती है कि अपने बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉनों को छोड़ दें। क्या कर दें भाई साहब? छोड़ दें। अगर बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन को जो छोड़ेगा उस पर धन चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? धनावेश आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी कि धातुएं कैसी होती हैं? धन विद्युतीय होती हैं, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये आपको पता है, मैंने आपको इसको कॉन्सेप्ट में पढ़ा दिया था। और अगर हम अधातु की बात करते हैं तो भाई साहब अधातुएं क्या होती हैं? परबल इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, यानी कि परबल विद्युत ऋणात्मक होती हैं अधातुएं। वो क्या चाहती हैं? वो ये चाहती हैं कि उनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से आए। समझ रहे हो कि नहीं? किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन आए उनके बाह्य कोश में। अब भाई जब कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर ऋण चार्ज आएगा, ऋणावेश आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना ऋणावेश। तो इसका मतलब जो अधातुएं होती हैं वो ऋण विद्युतीय होती हैं। क्या होती है भाई साहब? ऋण विद्युतीय होती है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं, और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके वो ऋणायन बनाती हैं। क्या बनाती हैं भाई साहब? ऋणायन। जैसे देखो इसमें क्लोरीन था, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, क्लोरीन पे 1 ऋणायन आया कि नहीं आया? यहाँ पे देखो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, ऑक्सीजन पे 2 ऋणायन आ गया। अगर हम यहीं पे धातु की बात करते हैं तो भाई साहब देखिए जरा, सोडियम धातु था, अभी आयन नहीं है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, तो सोडियम पे प्लस आया कि नहीं आया? आया ना? सोडियम पे प्लस दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है यार। अच्छा इसको थोड़ा सा पतला करते हैं, इसको रेड कलर और ऐसे ही कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं। आपने अगर कैल्शियम धातु को लिया तो कैल्शियम देखिए जरा, कैल्शियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो कैल्शियम पे 2 प्लस आ गया कि नहीं? कैल्शियम पे 2 प्लस आएगा ना, तो कैल्शियम क्या हो जाएगा भाई साहब? धन विद्युतीय हो जाएगा। और यहीं पे ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन जो अधातु है, क्या है भाई साहब? अधातु है। ऑक्सीजन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को गेन किया, लिया, तो ऑक्सीजन पे ऋणायन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा भाई साहब। आगे बात करते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, कलर ये ले लिया जाए।
ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि ऑक्साइडों की प्रकृति के आधार पे, किसके प्रकृति के आधार पे? ऑक्साइडों की प्रकृति के आधार पर। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है भाई साहब। यहां पे अगर हम ऑक्साइडों की प्रकृति के आधार पे बात करें तो जो धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती। मेरी बात गौर से सुनिएगा। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं और धातु ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं भाई साहब? क्षारीय होते हैं। और हम अधातुओं की बात करें तो अधातुएं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती हैं पता है आप लोगों को? अधात्विक ऑक्साइड बनाएंगी। और अधात्विक ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिए, इसको जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, ये श्योरिटी है कि ये पूछा जाएगा। अच्छा, इसमें से कहोगे कि सर पूछा तो नहीं गया है, कहीं पे दिखा नहीं रहा है। भाई ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बोलता हूं आप लोगों से कि हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चंस को करा रहे हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड अप करते हैं, जिससे हम लोगों को मतलब एक क्वेश्चन आपने कर लिया ना, उससे तरीके से घुमा फिरा के कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। हाँ, अगर धातुएं हैं, धातुएं क्या करेंगी? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के धात्विक ऑक्साइड बनाएंगी। क्या बनाएंगी? धात्विक ऑक्साइड बनाएंगी। और धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं भाई साहब? क्षारीय होते हैं। आपको पता है, लिखा भी गया है। ठीक है, थोड़ा सा कम विजिबल है क्या? ये तो हो नहीं रहा है, पूरा तो ऐसे हो जा रहा है। अड़ो यार, अच्छा यहां से हमको पता नहीं कि कहां से इसका साइज बढ़ाते हैं, क्या करें? चलिए कोई बात नहीं। वैसे तो आपको समझ में ही आ रहा है कि अगर हम धातुओं की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो धात्विक ऑक्साइड बनाएंगी। और जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं ना, वो धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं भाई साहब? क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। अगर हम अधातुओं की बात करते हैं तो अधातुएं भी अधात्विक ऑक्साइड बनाएंगी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके। लेकिन जो अधातुएं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगी तो वो कैसी हो जाएंगी भाई साहब? अम्लीय हो जाएंगी। ठीक है कि नहीं? ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है आपसे? आगे अंतर क्या कह रहा है धातु और धातु में रिएक्शन के आधार पे? ये वाला कलर यूज करते हैं। जल भाप से अपक्रिया, यानी कि जल से अपक्रिया करना है। उच्च अपक्रियाशील धातुएं, उच्च अपक्रियाशील धातुएं जैसे आपको क्या? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और फ्लोरीन, फ्लोरीन को छोड़कर अधातुएं जल से अपक्रिया नहीं करती। माने कि एक बात यहां पे अगर हम लिखना चाहें तो क्या कह सकते हैं यार? जगह तो नहीं है यहां पे, अगली स्लाइड पे हमको जाना पड़ेगा। चलिए देखिए इधर जरा, थोड़ा छोटा छोटा है अक्षर, दिख रहा होगा। मैं दिख रहा है ना यार? दिख तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जरा, अगर हम जल के साथ अपक्रिया कराते हैं किसकी? धातुओं की, तो धातुएं जो उच्च अपक्रियाशील होती हैं वो तो जल एवं भाप से अपक्रिया कर लेंगी। क्या बना लेंगी भाई साहब? धात्विक ऑक्साइड बनाएंगी। जल के साथ अपक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है ना? और धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं भाई साहब? क्षारीय होते हैं। और हाइड्रोजन को क्या कर देंगी? जल में से विस्थापित कर देंगी। क्या कर देंगी? यानी कि यहाँ पे विस्थापन क्रिया होगा। मान लो कोई आपको जल दिया गया, कहां पे समझाते हैं? यहीं पे समझा दें। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते ही हैं यार। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हटो, जगह नहीं है तो क्या करें? अच्छा, यहाँ पे अलग से आ जाइए जरा। थर्ड वाला पार्ट यहाँ पे समझा देते हैं। थोड़ा सा जगह है, ठीक है, जगह है थोड़ा सा, उसके लिए मुझे जगह चाहिए था। बना दें क्या यार जगह? आ जाओ फिर। हमको थोड़ा बैक जाना पड़ेगा, बैक जा करके एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, ब्लैंक लेना पड़ेगा। और ब्लैंक को कहाँ पे हम ऐड करें? कहाँ पे ऐड करें? हाँ, यहाँ पे ऐड हो गया है। अब इससे बात कर लेते हैं हम लोग। आ जाइए जरा, प्ले
प्ले, करंट पेज। अच्छा ये तो अपने से आ रहा है, इस पर स्लाइड नहीं दिया गया, हटाओ, मतलब कुछ उस पर लिखा नहीं है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग यहीं पे बात कर लेते। अच्छा आ तो गया, इसके बाद आ जाएगा ये, हाँ आ गया है, यहीं पे लिख देते हैं। आ जाइए ज़रा, आइए, मुझे भी थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा है, ठीक पहले आइडिया नहीं था। आ जाइए ज़रा, हाँ हाँ ध्यान दीजिएगा। हम लोग बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे भाई साहब? हम लोग बात ये कर रहे थे कि जब धातुओं की जल के साथ अपक्रिया कराते हैं, धातुओं की जल के साथ अपक्रिया कराते हैं, जैसे हमने ले लिया कैल्शियम धातु, क्या ले लिया भाई साहब? कैल्शियम धातु ले लिया, इसका हमें जल के साथ रिएक्शन कराना है। किसके साथ अपक्रिया कराना है भाई साहब? जल के साथ। आपने कैल्शियम धातु ले लिया, आपने इसका H2O के साथ रिएक्शन करा दिया। जब आपने जल के साथ रिएक्शन करा दिया तो कैल्शियम हाइड्रोजन को विस्थापित करके कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा, प्लस में आपसे क्या बना लेगा भाई साहब? प्लस में हाइड्रोजन गैस बना देगी। क्या बना देगी? हाइड्रोजन गैस बना देगी। जो धात्विक ऑक्साइड जो बनते हैं वो क्षार होते हैं कि नहीं होते, मैंने आपको बताया था। फिर यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं, यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो अधातुएं होती हैं, जो अधातुएं होती हैं, अधातुएं यहां पे लिख देते हैं, अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, सिर्फ फ्लोरीन को छोड़कर। किसको छोड़कर? फ्लोरीन को छोड़कर, फ्लोरीन को छोड़ दो, बाकी ये रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन करिए, हम आगे बढ़ जाते हैं। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद हम आगे मूव करते हैं, मूव करने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए आ जाइए जरा। हाँ, आगे भी और भी अंतर दिए गए हैं। अंतर और क्या कह रहा है कि आप तनु अम्लों से अपक्रिया करा दो। क्या करा दो भाई साहब? धातु एवं अधातु की तन अम्लों से अपक्रिया करा दो। ठीक है ना, मैंने आप लोगों को धातुओं एवं अधातुओं की अपक्रिया नहीं पढ़ाया था ना, तो वही कॉन्सेप्ट तो पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, वही कॉन्सेप्ट तो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना, इसलिए मैं कहा था कि जैसे जैसे मैं पहले कुछ कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, बाकी और जो भी बचे कुछ कॉन्सेप्ट होंगे वो क्वेश्चंस में आते जाएंगे तो उनको कराते जाएंगे। ठीक है, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था। क्यों और किस लिए कहा था? ऐसे ही तो कहा था मैंने, ऐसे ही तो कहा था ना। हाँ, आ जाइए जरा। 4th नंबर में आपसे कह रहा है तनु अम्लों से क्रिया किसके साथ कराना है? पहले धातु के साथ करा दो। किसके साथ करा दो? धातु के साथ करा दो। अच्छा, धातु के साथ कराओगे आप, मान लो आपने पोटेशियम धातु ले लिया। क्या ले लिया भाई साहब? आपने पोटेशियम धातु ले लिया। तो जब आपने पोटेशियम धातु ले लिया, उसको तनु अम्ल से अपक्रिया करा दो। जैसे आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इसकी रिएक्शन करानी है, जब आप इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ पोटेशियम धातु का अपक्रिया कराओगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब? इस अम्ल में से हाइड्रोजन को निष्कासित कर देगा। क्या कर देगा? हाइड्रोजन को निष्कासित कर देगा धातु। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा भाई? उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब? उड़ जाएगा। और क्या बना लेगा? और क्या बना लेगा? वो बना लेगा लवण। क्या बना लेगा भाई साहब? लवण, यानी कि साल्ट बना लेगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड क्या है? साल्ट है। ठीक है, आपने सोडियम धातु ले लिया। ठीक, आपने सोडियम धातु ले लिया, दिख रहा है ना आपको, और आपने तनु अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया। ठीक, इसका जब आप रिएक्शन कराओगे तो सोडियम हाइड्रोजन को देखो विस्थापित कर दिया और क्लोरीन के साथ जुड़ गया, तो सोडियम क्लोराइड लवण बना लिया कि नहीं बना लिया? बना लिया ना, अच्छी बात है। अच्छा, यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं अधातुओं की। अधातुओं की बात कर लेते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अधातुएं होती हैं, अगर हम अपक्रिया सीरीज आप लोगों को याद हो तो अपक्रिया की श्रेणी में अधातुएं नीचे आती हैं। कहां पे आती हैं भाई साहब? सबसे निचले भाग में आती हैं। अब जब नीचे आएंगी तो क्या वो विस्थापन कर सकती हैं किसी से? मतलब किसी को विस्थापित कर सकती हैं? नहीं ना, मतलब उनकी औकात नहीं है। तो अधातुएं तनु अम्लों में से क्रिया नहीं करती हैं, तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे अधातुएं होती हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, इसलिए आप लोग प्रॉपर लेक्चर को देखा करिए। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट वाले चैप्टर को छोड़ दिया, सेकंड चैप्टर को पढ़ोगे तो समझ में आएगा। मैं आपसे कई बार कहता हूं कि केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ठीक, आपने एक चैप्टर को मिस किया तो दूसरा चैप्टर आपके भेजे में नहीं घुसेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक,
आ जाइए जरा फिफ्थ वाले पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ वाला अंतर आपसे क्या कह रहा है? फिफ्थ अंतर में आपसे कह रहा है कि आक्सीकारक तथा अपचायक गुण क्या हो जाएगा भाई साहब। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम आक्सीकारक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? आक्सीकारक की बात करते हैं, तो जो धातुएं होती है ना, जो धातुएं होती है ना, वो आक्सीकारक नहीं होती हैं, धातुएं अपचायक होती हैं। क्या होती हैं? अपचायक होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? यहां पे लिख देते हैं, यहां पे धातुएं अपचायक हैं। अपचायक का मतलब समझ रहे हो? अपचायक का मतलब, जिसको इंग्लिश में रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि जो दूसरे को अपचयित कर दें, यानी कि दूसरे पे नेगेटिव चार्ज ला दें या फिर प्लस चार्ज में उसके कमी ला दें और स्वयं पे प्लस चार्ज आ जाए। समझ रहे हो ना? खुद का ऑक्सीकरण कर दें और दूसरे को अपचयित कर दें, उनको क्या कहते हैं? अपचायक। और धातुएं कैसी होती हैं? अपचायक होती हैं। अगर हम बात करें अधातुओं की, तो अधातुएं क्या होती हैं भाई साहब? ऑक्सीकारक होती हैं। क्या होती हैं? ऑक्सीकारक, यानी कि ये दूसरे को ऑक्सीकृत करती हैं। क्या करती हैं? दूसरे को ऑक्सीकृत करती हैं और स्वयं बेचारी हट लेती है, इनका अपचयन हो जाता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। चलिए मैंने आपको समझा दिया। सेव करते हैं। सेव करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, आ जाइए जरा। हाँ, ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोगों को फोकस के साथ देखना है, समझने की कोशिश करना है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे 2023 में पूछा गया था। ठीक है, इस बार भी आने के चांसेस है इसके, इसीलिए आप लोग फोकस के साथ बैठिए, सीखिए, समझिए। ठीक है, हाँ, यहाँ पे हल्का सा हम लोग हल्का कर देंगे तो हल्का हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, ध्यान देना। आपसे कह रहा है निम्न की व्याख्या कीजिए। अगर आप लोगों को याद हो तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको भर्जन एवं निस्तापन की डेफिनेशन या फिर उसमें अंतर बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना। तो वही चीज है, लेकिन ये दीर्घ उत्तरी में पूछा जा रहा है, तो इसका हमें पूरा लिखना है। सिर्फ परिभाषा से काम नहीं चलेगा, जितना आता है ये सारी चीजें हम लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्या करिएगा भाई साहब? ध्यान दीजिएगा। कह रहा है निम्न की व्याख्या कीजिए, पहले निस्तापन की व्याख्या कीजिए। अरे सिर्फ व्याख्या ही तो करना है। आ जाइए व्याख्या में, देखिए क्या कह रहा है, लिखा गया है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसको लिखाया लाया हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और इसको सीख के जाइएगा, समझ के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा और ये याद करने का है। ठीक है ना? ये क्या करने का है? याद करने का है। जितना समझाने का पार्ट है उसको मैं समझा रहा हूं। ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम निस्तापन की बात करते हैं तो निस्तापन में क्या होता है कि भाई साहब, आपने कोई अयस्क लिया, ठीक है, उसके गलनांक के तापमान से कम तापमान पर उसको क्या करना होता है भाई साहब? गर्म करना होता है। क्या करना होता है? गर्म करना होता है। इसको निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कि इसमें परिवर्तन क्या हो सकता है, जब हम निस्तापन करेंगे तो निस्तापन करते समय इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। निस्तापन आप करोगे तो उसमें जो पानी रहेगा तो वो इवोपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा कि नहीं उड़ेगा? उड़ेगा ना। हाँ भाई, आप किसी चीज को जलाते हो, बर्न करने पर अगर उसमें थोड़ा बहुत नमी है तो वो उड़ जाएगा कि नहीं उड़ेगा? क्यों? हाँ, चलिए आगे बात करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? वाष्पशील अशुद्धियां जैसे सल्फर, एल्यूमिनियम, फास्फोरस वाष्पशील होकर उड़ जाते हैं। माने कि कोई आपने अयस्क लिया और उसका निस्तापन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? निस्तापन कर रहे हो। तो जो कुछ अयस्क ऐसे भी होते हैं, मतलब अयस्क में जो कुछ ऐसे पदार्थ भी हों जो अशुद्धियां हो, कि वो वाष्पशील हो। क्या हो जाए भाई साहब? वाष्पशील, यानी कि उनको गर्म करने पे उनका वाष्प बन के वो उड़ जाए। क्या हो जाए? वाष्प बन के वो उड़ जाएं, तो इसको क्या कह देते हैं भाई साहब? वाष्पशील अशुद्धियां इससे उड़ जाएंगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये भी हो जाएगा। और थर्ड पार्ट में कह रहा है जलीय ऑक्साइड तथा हाइड्रा ऑक्साइड अयस्क से जल निकल जाता है। माने कि आपसे जलीय ऑक्साइड तथा हाइड्रा ऑक्साइड अयस्क से जल निकल जाता है। मतलब क्या बात कर रहे हो? जलीय ऑक्साइड, ओके,
मान लीजिए कि आपको जलीय अवस्था में कोई, जलीय अवस्था का मतलब समझ रहे हो, उसमें नमी है, पानी है, आपको कोई ऐसा ऑक्साइड दे दिया गया, ऑक्साइड अयस्क आपको दिया गया है, ठीक है, ऑक्साइड का अयस्क आपको दिया गया जिसमें पानी भी है, और क्या कह रहा है, हाइड्रा ऑक्साइड का अयस्क, OH का अयस्क आपको दिया है, ठीक है। तो भाई जो उसमें जल रहेगा या फिर हाइड्रा ऑक्साइड OH रहेगा, आप निस्तापित करोगे, वही सेम बात ही है यार जैसे सेकंड वाला है। चलो छोड़ो, हटाओ, कोई बात नहीं। फोर्थ वाले पार्ट की बात करते हैं, फोर्थ में आपसे क्या कह रहा है कि कार्बोनेट अयस्क कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालकर अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, एक एग्जाम्पल भी दे दिया गया है आपको, मतलब आपको कार्बोनेट अयस्क कहा जाए, क्या दिया जाए भाई साहब, यहाँ पे बॉक्साइड का दे रखा है, कह रहा है कार्बोनेट का अयस्क, लेकिन दिया किसका है, बॉक्साइड का दिया गया है, कोई बात नहीं। कार्बोनेट अयस्क कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालकर अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। चलो ध्यान देते हैं। अच्छा, इस वाले को समझ लेते हैं, तो मैंने बात कर दिया समझाने का तो समझा देते हैं। आपको दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट अयस्क, कैल्शियम कार्बोनेट का अयस्क दिया गया है CaCO3, ठीक है। आपने इसका निस्तापन किया, क्या किया, निस्तापन किया, कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देगा और इसका ऑक्साइड बन जाएगा, माने कि ये कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर रिलीज कर देगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना, तो ऐसा हो जाएगा। ये रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का दिया गया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मतलब बॉक्साइड जिसको कहते हैं, और इसको जब गर्म करोगे तो एल्यूमिना बन जाएगा। ठीक है भाई साहब, जल इसमें से निकल जाएगा बाहर, बस इतना ही कहने की कोशिश कर रहा है। आगे मूव करते हैं, आपको समझ में आया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब दूसरा वाला पार्ट इसी में था ना, दूसरा पार्ट था इसमें भर्जन। क्या है भाई साहब, भर्जन है, तो भर्जन की हम लोग बात कर लेते हैं, भर्जन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, भर्जन का मतलब ये होता है कि हम लोग किसी भी अयस्क को अगर शुद्ध करना चाहते हैं, अयस्क में से अशुद्धियों को हटाना चाहते हैं, तो भर्जन करेंगे, और भर्जन की प्रक्रिया में हम लोगों को ऑक्सीजन की मात्रा अधिक लेना पड़ता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है तो उसको अधिक तापमान पे गर्म किया जाता है, यानी कि उसको जलाया जाता है। ठीक है, जब उसको अधिक तापमान तक गर्म करोगे आप, तो अधिक तापमान पे वो गर्म होने के बाद क्या हो जाएगा भाई, जो अशुद्धियां होंगी जल के राख हो जाएंगी, और जो हमको चाहिए हम उसको क्या कर लेते हैं भाई साहब, आसानी से निष्कर्षित कर लेते हैं ना। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। हाँ, भर्जन में ये तो मैंने डिफिनेशन आपको बताया, इसके लिए रासायनिक परिवर्तन क्या हो जाएगा, जब हम भर्जन कराएंगे ना तो इसमें रासायनिक परिवर्तन क्या हो सकता है। जैसे आपसे कह रहा है कि अयस्क में उपस्थित नमी निकल जाएगी, भाई ये तो बार बार वही कह रहे हो, कार्बनिक अशुद्धि निकल जाती है, कार्बन वाली अशुद्धि जो होती है। कार्बनिक अशुद्धि का मतलब जो कार्बनिक पदार्थ उसमें मिले होते हैं, क्या मिले होते हैं, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कार्बन से बने हुए हाइड्रोकार्बन वगैरह, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये चीजें, ठीक है, ये चीजें क्या हो जाएंगी भाई सब उसमें से अलग हो जाएंगी। ठीक है, जो कार्बनिक चीजें होती हैं वो उसमें से अलग हो जाएंगी, और अधात्विक अशुद्धियां जैसे सल्फर, फास्फोरस तथा आर्सेनिक ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ऑक्सीकृत का मतलब क्या हो गया भाई, किसी के साथ ये जुड़ जाएंगे और इन पर प्लस का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तथा वाष्पशील गैसों के रूप में निकल जाती है। अच्छा, किसी के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ जुड़ के वाष्पशील गैस के रूप में निकल जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, अयस्क धात्विक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अयस्क छिद्रित हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हम इसके रासायनिक कुछ परिवर्तन को समझ लेते हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इतना तो आप लोग को पता ही होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आपसे कह रहा है कि आपको दिया गया है एक अयस्क, क्या दिया गया है, पाइराइट। ठीक है, आपको पाइराइट दिया गया है, दिख रहा है यार, मैं सोच रहा हूं नहीं दिख रहा है तो मैं इसको लिख देता हूं। आपको दिया गया है CuFeS2। ठीक है, पाइराइट आपको दिया गया है और इसका भर्जन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, भर्जन। भर्जन का मतलब क्या होता है भाई साहब, इसको ऑक्सीजन के साथ उच्च तापमान पर गर्म करो। ऑक्सीजन के साथ क्या करो, उच्च तापमान पर इसको गर्म करो, तो इससे क्या बन रहा है भाई साहब, इससे बन रहा है क्यूप्रिक सल्फाइड, नहीं, कॉपर सल्फाइड बन रहा है Cu2S। ठीक है, और क्या बन रहा है इससे बन रहा है आयरन सल्फाइड FeS, और इससे क्या बन रहा है, सल्फर डाई ऑक्साइड बन रहा है।
चलिए, हाँ, हमने इसमें किसका सांद्रण करना चाहा था? इसमें हम लोग सांद्रण करना चाहते हैं कॉपर का। किसका करना चाहते हैं भाई साहब? कॉपर का करना चाहते हैं। यानी कि अब इसका तो हम लोग विस्थापन अपक्रिया कर सकते हैं। यानी कि आपको Cu2S दिया गया है, आपको करना क्या है? आपको करना है इसका विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया हो जाएगा सल्फर का। सल्फर के साथ कोई और जुड़ सकता है क्या? लिथियम जुड़ सकता है भाई साहब, और लिथियम कॉपर को विस्थापित भी तो कर सकता है। हाँ देखो, लिथियम आएगा, लिथियम कॉपर को विस्थापित कर देगा, लिथियम सल्फाइड बना लेगा Li2S, Li2S, हाँ Li2S, लिथियम Li2S, हाँ ठीक है, प्लस में कॉपर को अलग कर देगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक। इसी तरह से ये वाले भी रिएक्शन है सारे, मैंने एक आपको समझा दिया है, एक तो बहुत है, ठीक है ना। हाँ चलिए कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं, और क्लोज करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, इसका बी वाला पार्ट भी है क्या? बी वाले में क्या कह रहा है यार? बी वाले में कह रहा था सिनेबार, सिनेबार से आपको क्या करना है भाई साहब? आपको सिनेबार से पारा प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखना है। चलिए बी वाला तो वही था, कर लेते हैं बात। सिनेबार आपको दिया गया है, यानी कि मर्क्यूरिक सल्फाइड दिया गया है आपको मर्क्यूरिक सल्फाइड दिया गया है। उससे आपने क्या करना है? उससे आपको करना है पारा को अलग। क्या करना है भाई साहब? पारा को अलग करना है, और ये भर्जन की विधि के द्वारा होगा। किसकी विधि के द्वारा होगा? भर्जन की। सिर्फ हमसे रासायनिक अपक्रिया पूछा था, तो रासायनिक अपक्रिया को समझ लेते हैं। आपको दिया गया है सिनेबार, यानी कि HgS, क्या दिया गया है? HgS, यानी कि मर्क्यूरिक सल्फाइड आपको दिया गया है, और इसका कराते हैं हम लोग भर्जन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो होता है भर्जन। अब जब भर्जन करोगे तो भर्जन करने पर ये बन जाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसका कोई उपयोग नहीं है। हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड से किसी के साथ अपक्रिया करा के, और वो अपक्रिया जो होगी विस्थापन अपक्रिया होगी। सिंपल सी अपक्रिया होती है ना विस्थापन वाली, इसको कर ही लेते हैं पूरा। आपको दिया गया मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन गया। अब मर्क्यूरिक ऑक्साइड से हम इसको अलग करते हैं। अच्छा, इसको और अधिक गर्म कर दोगे ना तो ऑक्सीजन भी तो अलग हो जाएगा। आप चाहे अपक्रिया के द्वारा इसको करा लो, आप चाहे अपक्रिया के द्वारा इसको किसी के साथ अपक्रिया करा लो, यानी कि इसमें से मरकरी को विस्थापित करा के, मरकरी अगर हमको अकेले प्राप्त करना है तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड में से मरकरी को विस्थापित कर सकते हो। किससे कर सकते हो? धातुओं के साथ कर सकते हो भाई साहब, ठीक है ना। आप किसके साथ कर सकते हो? धातुओं के साथ कर सकते हो, सोडियम के साथ भी कर सकते हो, लिथियम के साथ, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सारी चीजों के साथ कर सकते हो। या फिर इसको अगर आप भर्जन कर रहे हो तो भर्जन में आपको टेम्परेचर ज्यादा लाना पड़ेगा। जब आप टेम्परेचर ज्यादा लाओगे तो ये चीजें क्या हो जाएंगी? अलग हो जाएंगी। मरकरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस बन जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, ऑक्सीजन गैस बन जाएगा। ये बहुत सिंपल सी क्रिया है, ठीक है। आप लोगों को समझ में भी आया होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट वाले चैप्टर को प्रॉपरली अटेंड किया होगा, तो उसी पे सारा बेस्ड होता है। मैंने बताया था कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसके किसी भी लेक्चर को मिस मत करिएगा। खास करके आप लास्ट वाले लेक्चर को मिस मत करिएगा। फर्स्ट चैप्टर के 4th लेक्चर जो कि लास्ट लेक्चर है उसको मिस मत करिएगा। उसको जाकर के प्रॉपरली अटेंड करिएगा। वही लेक्चर आपके सारी केमिस्ट्री के बेस को बिल्डअप करेगा, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ है? आगे थैंक यू है, ठीक है। यानी कि ये वक्त हो चुका है आप लोगों से विदा लेने का, तो मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। लेकिन इससे पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग करिएगा अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर, ठीक है, दबा के शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।